Question number 14. Mr. X, who is totally blind, submits the following information. Compute his total income. Mr. X, जो कि totally blind हैं, उनका हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप पहले ये ध्यान दो, टोटली ब्लाइंड यानी कि ये कौन सी कंडीशन आ गई? डिसेबिलिटी वाली। डिसेबिलिटी में भी दो होती है, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी जिसमें सिर्फ डिसेबिलिटी लिखते हैं और एक सीवियर डिसेबिलिटी। तो यहाँ टोटली ब्लाइंड है ना, पूरी तरीके से इनको नहीं दिखता है ना, तो ये सीवियर डिसेबिलिटी वाली कंडीशन हो गई। अब ये कौन से सेक्शन में जाएगा? क्योंकि डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो दो सेक्शन हैं, एक है 80 DD और एक है 80 U। तो इन दोनों में से कौन सा सेक्शन में जाएगा? भाई 80 U में जाएगा, 80 DD में नहीं जाएगा। क्यों? 80 DD जब एसएससी का कोई डिपेंडेंट जो है वो डिसेबल या सीवियर डिसेबल है तब इसमें डिडक्शन मिलता है, लेकिन जब कोई एसएससी खुद डिसेबल या फिर सीवियर डिसेबल है तो वो उसको डिडक्शन 80 U में मिलेगा। इसका मतलब मिस्टर एक्स को 80 U में मिलना है। तो मैं ये अभी क्यों बात कर रहा हूं इसकी? क्योंकि जब वो टोटली ब्लाइंड मतलब कि सीवियर डिसेबल या डिसेबल होते हैं एसएससी, तो उनको फ्लैट डिडक्शन सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपए का मिलता है। अगर सिर्फ डिसेबल होते तो 75,000 का डिडक्शन मिलता। ठीक है, ये पेज नंबर 439 पे दिया भी हुआ है 80U, एक बार आप पढ़ लेना। कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एंड हु इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे बस ऐसा है कि अगर वो डिसेबिलिटी क्वेश्चन में बता दिया है कि एसएससी हैं तो डिसेबिलिटी तो 75,000, सीवियर है तो 1,25,000। तो यहाँ सीवियर वाला है तो आप 80U में डिडक्शन दोगे 1,25,000 रुपीज का। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव्ड 4,10,000, तो ये गया इनकम फ्रॉम सैलरी में। दूसरी चीज, सैलरी से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो भाई यही ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस करोगे, आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद रेंट रिसीव्ड पर मंथ, हाउस से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी में हो गया, बाकी और कुछ दिया नहीं है। तो इसको आप नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट लिख के। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है नहीं, तो वही भाई एक्चुअल रेंट ही ग्रेटर हो जाएगा, वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसमें से आप लेस जो करते हो, टैक्स एक्स दे नहीं रखा है तो वो एनुअल वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद लेस कर देना आप 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, और ये रेंट पर मंथ दिया हुआ है 4,000, पूरे साल का हो जाएगा 4,000 इंटू 12 यानी कि 48,000। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेट, ये सिर्फ रेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसका इसको कैलकुलेशन करोगे तब आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी ₹2,000, तो डिविडेंड जाता है कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट फ्रॉम अ फर्म ग्रॉस 8,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट है तो ये भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,000 रुपीज, ये भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज 1,15,000, लॉटरी से कोई भी पैसा जीते हैं तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। दूसरा, यहाँ पे नेट, रिसीव, टीडीएस, टैक्स फ्री, इन चारों में से कोई वर्ड नहीं है, यानी कि ये अमाउंट ऑलरेडी ग्रॉस अप है, तो ये पूरा पूरा अमाउंट आप सीधे लिखना। नेक्स्ट, एनएससी 8th इशू परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,000, इसमें कंफ्यूज ना होना। पहली बात, एनएससी 8th इशू का 80C में तो डिडक्शन मिलता है, ठीक, तो इन कई जगह पे आप देखोगे कि एनएससी 8th इशू से रिलेटेड कुछ रहता था जिसको हम लेते थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जब आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू या इंटरेस्ट ऑन एनएससी 9th इशू, तब उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और 80C दोनों जगह आपको दिखाना है। लेकिन जब सिंपली दिया हुआ है कि एनएससी 8th इशू या 9th इशू परचेज हुआ या सब्सक्रिप्शन लिया गया है, तो बस 80C में डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए 80C में तो दोनों ही आएगा, सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू 9th इशू या फिर कोई भी इंटरेस्ट है ऑन एनएससी 8th इशू 9th इशू। ठीक है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट दे रखा है या परचेज बोला है तब नहीं लेना है आपको, लेकिन इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट हो जाता ही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तब आपको 80C में भी दिखाना है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी। ठीक है, लेकिन यहां सिर्फ लिखा है कि एनएससी 8th इशू परचेज,
तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, ये सीधे 80C में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, डिपॉजिट अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड 31,000 रुपीज। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी पैसा अगर डिपॉजिट हुआ है तो ये भी 80C में डिडक्शन मिलेगा। हमने 80C कैसे याद किया था? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड 80C में आते हैं, तो ये भी क्वालिफाई होगा 80C में। 9th पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बिल्डिंग 2,35,000 रुपीज। तो बिल्डिंग पे इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो ये कैपिटल गेन्स हेडिंग में जाएगा। आगे लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 रुपीज। तो पहले आप इस चीज को समझो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोला होता क्वेश्चन में, तो इसको आप और किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते सिवाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है तो इसको आप दो इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो 9th पॉइंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉस कौन सा है? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है ये लॉस सेट ऑफ होगा। कैसे करोगे इसको? आप कैपिटल गेन्स हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 2,35,000 लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो अमाउंट आएगा वो आप आउटर कॉलम में लिखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके। नेक्स्ट, डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग बाय चेक 40,000 रुपीज। तो ये 80G में जाएगा और कैटेगरी C में जाता है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक से रिलेटेड स्पोर्ट्स वाले डोनेशन जाते हैं 80G में कैटेगरी C, यानी कि विथ लिमिट के 100% में। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 14 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर का कोई भी डेट नहीं बताया गया, तो इसको बस आप ऐसे ही लिख दो। उसके बाद सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी रिसीव्ड, कितना है? सैलरी रिसीव्ड है 4,10,000 रुपीज। सैलरी से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, आप लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होता है 50,000 रुपीज, तो आप लिखो यहाँ 50,000। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो इंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड कुछ डिडक्शन मिलता है, तो वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, तो वो भी नहीं है यहाँ पे, तो सीधे इस 50,000 रुपीज को आप लेस कर दोगे सैलरी में से। तो ये आएगा आपका 3,60,000। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ एक गलती हो गई, जैसे कि ये सैलरी है उसके बाद और कुछ नहीं था, तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ लिख जरूर देना ग्रॉस सैलरी। ये मैं गलती से भूल गया हूँ भाई, ग्रॉस सैलरी तो आप लिखोगे ना, क्योंकि सैलरी में और सारी चीजें अगर होती तो आप ऐड करते, फिर आता है ग्रॉस सैलरी, फिर उसमें से रिडक्शन लेस करते हैं, तब आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी लिखना और कुछ नहीं है, तो इसी को अंडरलाइन करके लिख दो ग्रॉस सैलरी 4,10,000 रुपीज, और फिर उसके बाद डिडक्शन 50,000 रुपीज लेस किया तो 3,60,000 रुपीज आ गया। इसको सीधे आउटर कॉलम में 3,60,000। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट था एक्चुअल रेंट दे रखा था, तो भाई यहाँ स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, यानी कि नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फिर फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू नील, एक्चुअल रेंट दे रखा है 4,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, यानी कि 48,000 रुपीज ये पूरे साल में रेंट पा रहे हैं। ये इन्होंने किसी को अपना मकान रेंट पे दिया होगा तो उससे रेंट ले रहे हैं, फेयर रेंट नहीं है तो नील।
तो इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होगा वही हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो भाई यही अकेले है तो 48,000 रुपीज ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। ठीक, बाकी टैक्स या फिर क्या कहते हैं वैकेंसी या अनरियलाइज रेंट ये सब तो है नहीं, तो नील लिखो इसको आप और इसको लेस कर दो, तो यह आ गया आपका एनुअल वैल्यू 48,000 रुपीज। उसके बाद एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला डिडक्शन हम लेस करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू कितना है 48,000, तो 48,000 रुपीज का 30%, 48,000 का 30%, ये आ गया 14,400 रुपीज। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ये सब यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं दे रखा है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो सीधे आप इसको लेस करो 48,000 में से। तो 48,000 माइनस 14,400 ये आ जाएगा 33,600, 33,600 ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका कैपिटल गेन्स। हाँ दे रखा है तो वो भी ले लो, कैपिटल गेन्स। तो उसमें दे रखा है हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन बिल्डिंग्स। कितना अमाउंट है? अमाउंट दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 2,35,000 रुपीज। तो यहां लिखो आप 2,35,000 रुपीज। उसके बाद 10th पॉइंट में दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो हमने अभी पढ़ा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। अगर यही चीज यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म से नहीं। तो यहाँ शॉर्ट टर्म है तो ये सेट ऑफ हो सकता है। तो लेस करो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कितना अमाउंट है? 20,000 रुपीज। तो 2,35,000 माइनस 20,000 रुपीज, यह आ गया 2,15,000 रुपीज। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब अगर आगे जैसे कि हमको 80G में डिडक्शन के समय काम आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लेस करोगे, ये वाला करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब ये नहीं रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब ये सेट ऑफ कर दिए तो ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अभी जब 80G में जरूरत पड़ेगी इसकी तब बताऊंगा इसको और अच्छे से। उसके बाद कैपिटल गेन्स हो गया, पीजीबीपी है नहीं, अब फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब हेडिंग डालो आप, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिविडेंड अब डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी हर जगह से टैक्सेबल होता है। पहले डोमेस्टिक कंपनी से एग्जेम्प्ट रहता था, तो यहां पे लिखा हुआ है 2,000 टैक्सेबल, अभी हम इन्हें कॉलम में लिख रहे हैं। उसके बाद फिर है इंटरेस्ट फ्रॉम अ फर्म। तो इंटरेस्ट पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म अमाउंट दे रखा है 8,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अमाउंट है 1,000 रुपीज। उसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, यहां नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ग्रॉस अप नहीं करना है। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी जो भी अमाउंट दिया है पूरा पूरा आ जाएगा इस समय।
ऑलरेडी ग्रॉस अप अमाउंट है 1,15,000। उसके बाद है NSC 8th इशू परचेज, तो सिर्फ परचेज लिखा है तो 80C में तो भाई जाएगा, परचेज भी जाता है, इंटरेस्ट भी जाता है। लेकिन यही चीज अगर यहाँ लिखा होता इंटरेस्ट ऑन NSC 8th इशू, तब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आता, लेकिन अभी नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ परचेज लिखा है, तो वो चला जाएगा 80C में। अब और कुछ है नहीं आगे, इन चारों को आप ऐड कर लो। 2,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 1,15,000, यह आ गया 1,26,000 रुपीज। 1,26,000 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कोई भी हेड बचा नहीं तो आप सारे हेड को पहले ऐड कर लो, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। तो भाई इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है 3,60,000 रुपीज। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 33,600। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये है 2,15,000 रुपीज। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो आया है 1,26,000, तो ये हो गया 7,34,600। 7,34,600 ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो 80C से रिलेटेड डिडक्शन है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लिख लो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद 80C में आ जाएगा आपका सबसे पहले 7th पॉइंट NSC 8th इशू परचेज्ड। तो NSC 80C में क्वालिफाई होता है, चाहे परचेज, सब्सक्रिप्शन या फिर इंटरेस्ट हो, सब कुछ 80C में क्वालिफाइड है, तो 10,000 रुपये यहाँ लिखो आप। उसके बाद और भी 80C का कुछ, तो हाँ डिपॉजिट्स अंडर PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो 80C में डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड आएंगे, तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आएगा ये यहाँ पे। कितना अमाउंट है 31,000 रुपीज। तो पहले आप इन दोनों को ऐड, अब 80C से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये आ गया आपका 41,000 रुपीज। तो अब ये बताओ 80C का अपर लिमिट क्या है, मतलब 80C में 1,50,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं दे सकते, तो ये 1,50,000 लिमिट के अंदर है, इसलिए 41,000 रुपीज क्वालिफाई होगा। तो ये आप यहां लिखो 41,000 रुपीज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, या फिर इसको सीधे यहीं पे लिख दो 41,000 रुपीज। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के बाद और कुछ नहीं दिया है, फिर 80G दे रखा है, और 80U मत भूलना, 80U भी लगाना है। टोटली ब्लाइंड लिख दिया है, मतलब कि सीवियर डिसेबल वाली कंडीशन है, तो डिसेबल या सीवियर डिसेबल जब एक SSC होता है तो उनको 80U में फ्लैट डिडक्शन मिलना ही मिला है, तो वो भी अभी हम देंगे। उससे पहले 80G, तो 80G का हम कैलकुलेशन कर ले पहले। 80G में है क्या, पहले यहाँ पे है डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड डोनेशन, इसको हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले। तो 80G का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 80G को हम चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले आप दो कैटेगरी में बांट दो, यहाँ पे एक इधर नो लिमिट, इधर लिखते हैं हम विथ लिमिट। उसके बाद नो लिमिट भी दो में बढ़ जाता है, 100%, 50%, और विथ लिमिट भी 100%, 50%। कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। तो सबसे पहले हम अमाउंट पुटअप करते हैं इसमें, तो यहाँ पे
ए से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन नहीं है, यहाँ डोनेशन नहीं है, बी से भी रिलेटेड नहीं है, डी से भी रिलेटेड नहीं है, सी से रिलेटेड है। विथ लिमिट के 100% में 2 ही डोनेशन आते हैं, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड डोनेशन या फिर ओलंपिक्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लिखो फैमिली प्लानिंग का सीधे अमाउंट जो डोनेशन किया गया है 40,000 रुपीज। अब भाई देखो, इधर का अमाउंट हम नहीं देखते थे, अगर सिर्फ इधर कोई अमाउंट होता तो यहाँ पे कोई अमाउंट होता तो जितना होता उसको ऐड करते, पूरा पूरा यहाँ मिलता। यहाँ पे कोई अमाउंट होता तो जितना अमाउंट होता उसका 50% क्वालिफाई हो जाता सीधे सीधे, क्योंकि ये नो लिमिट वाला है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विथ लिमिट। तो पहले हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये लिमिट के अंदर है कि नहीं है। तो लिमिट कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, जो कि है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम पहले लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 7,34,600 रुपीज। उसमें से हम लेस करते हैं कोई भी डिडक्शन अगर दे रखा है अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। भाई 80G ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो अभी कहां से आ जाएगा? तो बाकी कोई भी डिडक्शन है तो हाँ है। 80C का है 41,000 रुपीज। तो आप यहां लिखो 80C 41,000 रुपीज। उसके बाद तो 80G है और एक और डिडक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस्टर एक्स एसएससी टोटली ब्लाइंड है, यानी कि 80U में इनको डिडक्शन मिलेगा। कितने का? ये टोटली ब्लाइंड है, यानी कि सीवियर डिसेबल वाला केस। तो यानी कि 1,25,000 रुपीज का 80U में डिडक्शन अभी हम यहां भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पे 80U, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप पहले ही यहाँ पे दिखा देना, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं आप बाद में भूल जाओ एग्जाम में। तो 80U का है सीवियर डिसेबिलिटी, इस वजह से 1,25,000 रुपीज। और कोई भी डिडक्शन है नहीं, अब 80G ही है जो कि कैलकुलेट करना है हमको। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे पहले। तो ये है 41,000 प्लस 1,25,000, ये हो गया 1,66,000 रुपीज। ये आ गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। उसके बाद हम लेस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर क्वेश्चन में है तो। अब आप देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप इसको दोगे या इसको? ध्यान रख लो ये बात, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये वाला ले लो। भाई जब आप इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लेस किए हो, तो ये जो अमाउंट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही तो है। तो अब जब आप लॉस सेट ऑफ कर देते हो तो ये वाला अमाउंट नहीं होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, ये होता है। तो आप जब 80G या फिर 80GG और किसी भी सेक्शन में अगर आगे काम आना है तो ये वाला अमाउंट आप लोगे। तो कितना है? 2,15,000 रुपीज। 2,15,000 रुपीज। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो हमने ये पढ़ा है, चाहे सेक्शन के साथ गिवन हो या ना, हमको यहाँ पे लेना है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर दिया भी हो, लेकिन 111A में होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है तो नहीं लेंगे, अगर स्पेसिफाइड किया गया 111A में तब लेंगे यहाँ पे। तो ये नील, बाकी और कुछ है नहीं। इन्हीं तीनों चीज को हम लेस करते हैं, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, तीसरा तो है ही नहीं। तो 1,66,000 रुपीज प्लस 2,15,000 रुपीज, ये आ गया 3,81,000। इसको आप यहां लिखो 3,81,000 रुपीज। इसको लेस करो आप ग्रॉस टोटल इनकम में से। 7,34,600 माइनस 3,81,000, ये आ गया 3,53,600 रुपीज। ये आ गया हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान रखना, अब यहां पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। कितना है एडजस्टेड जीटीआई? 3,53,600। इसका 10% निकालोगे आप कैलकुलेटर पे तो ये आएगा 35,360। ये लिमिट आ गई हमारी 80G की। अब इस लिमिट को हम यहाँ पे पुट करते हैं विथ लिमिट की जगह पे 35,360। तो हम यहाँ लिखेंगे 35,360। अब आप लिमिट चेक करो,
सबसे पहले जो है हम सी वाले में देखते हैं। क्यों? क्यों हम कोशिश करते हैं कि पूरा अमाउंट यहीं पे यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जितना होगा तो 100% मिलेगा, यहाँ पे कम। वैसे तो यहाँ तो डी में तो है ही नहीं, और पहले हम डी में होगा भी तो पहले हम सी को देखेंगे। तो सी में कितना है? 40,000। लिमिट कितना है हमारा? 35,360। लिमिट ज्यादा है या डोनेशन ज्यादा है? भाई डोनेशन ज्यादा है, तो क्या आप डोनेशन पूरा पूरा दे दोगे? नहीं दोगे आप। लिमिट के अंदर जितना है, भाई जितनी हमारी लिमिट है हम उतनी देंगे। तो 40,000 तो इन्होंने डोनेट किया है, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट कितनी है? 35,360। तो इसमें से केवल 35,360 रुपीज का डोनेशन हमको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो डोनेशन का छोड़ दो आप, लिमिट इतना है, तो अब इस पे ना लग के यहाँ पे जो भी 100% 50% करते थे, अब हम इस पे करेंगे। ठीक है, तो भाई 35,360। अब आप देख लो ये कौन से में, 100% में, 50% में, तो 100% में, तो इसका 100% यानी कि ये वाला पूरा पूरा अमाउंट 35,360 रुपीज ये क्वालिफाई होगा। फिर से देखो आप इसको, हमने पहले लिमिट निकाला, आ गया 35,360, लिमिट यहाँ पुट किया, फिर हम चेक करते, लिमिट से इसको कंपेयर करते हैं, तो जो डोनेशन था हमारा वो लिमिट से ज्यादा था। ठीक, तो लिमिट से ज्यादा, तो हमने पूरा पूरा लिमिट का अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अगर लिमिट यहाँ पे कम होता और कम होता तो उतना ले लेते, अगर ज्यादा होता यहाँ पे लिमिट, जैसे 42,000 होता तो हम यहाँ 40,000 का पूरा दे सकते थे डिडक्शन, लेकिन यहाँ पे लिमिट जो है डोनेशन से कम है, तो लिमिट वाला अमाउंट आप यहाँ लिख लिए, क्योंकि इसमें पूरा एडजस्ट हो गया इसमें पूरा एडजस्ट, क्योंकि इससे कम था। उसके बाद अगर यहाँ होता तो 50%, यहाँ है तो 100%, तो इसका 100%। ठीक है, 35,360, 80G का अमाउंट आ गया 35,360। अगर यहाँ चारों का होता फिर हम चारों का ऐड करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यही दिया, बाकी सब नील है। ठीक है, 35,360। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे फैमिली प्लानिंग का अमाउंट 35,360। तो यहाँ हम लिखेंगे 35,360। लास्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। 80U कहीं गिवन तो नहीं था, लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया था क्वेश्चन में, टोटली ब्लाइंड यानी कि डिसेबिलिटी वाली कंडीशन, डिसेबिलिटी में भी सीवियर डिसेबिलिटी वाली कंडीशन। तो यहां आप लिखो सीवियर डिसेबिलिटी कि बताया गया था हमको टोटली ब्लाइंड। तो सीवियर डिसेबिलिटी पे कितना है फिक्स? 1,25,000 रुपीज ये डिडक्शन मिलना है इतना। ठीक है, तो अब इन तीनों अमाउंट को ऐड कर दो, और कोई भी डिडक्शन है नहीं। तो 41,000 रुपीज प्लस 35,360 प्लस 1,25,000, ये आ गया 2,01,360। इसको आप लेस करो ग्रॉस टोटल इनकम में से, जो कि है 7,34,600। तो 7,34,600 माइनस 2,01,360, ये आ जाएगा 5,33,240। ये आ गया टोटल इनकम।